नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, हम मैथ्स पेडागॉजी के सेशन को लेकर के आ रहे हैं। आज भाग 2 हमें देखना है और ये मैथ्स पेडागॉजी का सेशन आपके CTET हो, KVS हो, DSSB हो, सुपर टेट हो, स्टेट टेट हो, NVS हो, इन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूल्यांकन की आवश्यकता और उसके महत्व को, मूल्यांकन की प्रविधि को, और साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण गणित शिक्षण से संबंधित तथ्यों को भी जानेंगे और अध्यापन विधियों को और उसके अलावा उपचारात्मक विधियों को भी हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको मैथ्स पेडागॉजी कभी परेशान नहीं करेगा। तो शुरू करने के पहले जल्दी से आप इसे लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे सभी दोस्तों तक, और अगर आप नए चैनल पे हमारे तो उसको सब्सक्राइब करते हुए चले। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोग को स्पष्ट समझ में आए, नजर आए सभी चीज़ें। तो हमारा सबसे पहला है दोस्तों कि मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। तो मूल्यांकन की आवश्यकता या महत्व को हम लोग इन सब कुछ बिंदुओं जो आपके दिए हुए हैं, इन बिंदुओं के माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं ठीक तरीके से। कहता है कि मूल्यांकन के द्वारा ही हम किसी भी बालक के मानसिक शक्ति, उनकी रुचि, उनके दृष्टिकोण, इन सभी का अनुमान लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसी मूल्यांकन से ही जो बालक की योग्यता है उनको उनके योग्यता अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और उनकी जो सोच है, उनके जो नज़रिया है चीज़ों को लेकर के, इनका जो इंटरेस्ट है वो भी हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके अलावा योग्यता के अनुसार बालकों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग समूह में या ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जो बालक हैं या छात्र हैं उनको व्यावसायिक या फिर शैक्षिक निर्देशन देने के लिए भी हमें मूल्यांकन की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। इसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है, क्योंकि मूल्यांकन होगा नहीं, मतलब बालकों में अगर परीक्षण विधि नहीं होगी, परीक्षा नहीं ली जाएगी, तो बालकों में वो इफेक्टिव सुधार ला पाना पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक या शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए ये मूल्यांकन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्या कहता है कि छात्रों को उनको अपनी कमज़ोर या मजबूत स्थिति का पता चल सकता है, या छात्र स्वयं को ये माप सकते हैं इस मूल्यांकन के तहत कि वो किन चीज़ों में कमज़ोर है, किन चीज़ों में मजबूत है। साथ ही साथ शिक्षक को भी यह सहायता मिलती है कि वो ये जान सकता है किस बालक का मानसिक क्षमता कितनी है या किस बालक की रुचि किस में कितनी है। और अगर बालकों को कक्षा उन्नति करना हो या कक्षा का विभाजन करना हो तो उसमें भी गणित शिक्षण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हुआ करती है। और इसी मूल्यांकन विधि से ही क्या होता है, मूल्यांकन की आवश्यकताओं से ही परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार को हम कर सकते हैं। देन आगे देखते हैं, कहता है गणित मूल्यांकन की प्रविधियों को अगर हम लोग जानें या देखें तो जो मूल्यांकन है वो इन बातों पे निर्भर करता है कि अध्यापक को बालक के व्यवहार में परिवर्तन के बारे में कितनी स्पष्ट जानकारी है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, उद्देश्यों और विषय वस्तु की प्रकृति का ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन की विधि का चयन करना चाहिए। अगर मूल्यांकन की विधि हमने ठीक प्रकार से नहीं चयन किया, दोषपूर्ण प्रविधि का हमने चयन किया, तो उसका निष्कर्ष भी दोस्तों दोषपूर्ण ही निकलेगा और छात्रों के बारे में किसी भी शिक्षक को गलत जानकारी ही प्राप्त होगी। और हर एक उद्देश्य एक दूसरे से दोस्तों अलग अलग होता है, उससे संबंधित व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। तो मूल्यांकन को अगर हम सोचें किसी एक प्रविधि का यूज़ करके किसी भी छात्रों के संपूर्ण मूल्यांकन कर लेंगे किसी भी एक प्रविधि के माध्यम से, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मूल्यांकन करने के लिए कई सारी प्रविधियों का प्रयोग करना होता है, जैसे कि लिखित परीक्षाएं, अभिलेख, मौखिक परीक्षाएं, निरीक्षण, उसके अलावा प्रयोगात्मक परीक्षाएं, प्रश्नावली, साक्षात्कार, इस तरीके के तमाम तरीके के हम प्रविधियों का प्रयोग किया करते हैं। तो इन सभी प्रविधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। पहला है लिखित परीक्षाएं। अगर लिखित परीक्षाओं की बात करें तो ये परीक्षा जो होती है दो प्रकार से होती है। लिखित परीक्षा या तो निबंधात्मक होती है या वस्तुनिष्ठ हुआ करती है। जो निबंधात्मक प्रश्न हुआ करते हैं इसमें छात्रों को
पूरा विस्तार से ब्रीफली आंसर देना होता है या लिखना होता है उसमें। और वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, उत्तर लिखने का जो तरीका होता है बहुत ही ईजी वे में हुआ करता है। और ये जो हमारी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हम करवा रहे होते हैं ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका स्टैंडर्डाइज हुआ करती है। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि जो एक सामान्य स्तर है जो पहले से मेंटेन है, जैसे कि आपका बोर्ड का एग्जाम जो आपके क्लास 10th का और क्लास 12th का होता है, इनका स्टैंडर्ड एक फिक्स्ड होता है। किसी भी अलग अलग कॉलेजेस में डिफरेंट बुक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की चलाते हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम्स होता है इसका स्टैंडर्ड हमेशा फिक्स्ड होता है। तो एक होता है स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स, यानी कि जो आपका पहले से ही जो एक स्टैंडर्ड जो स्तर तय कर दिया गया उसके हिसाब से। दूसरा एक अध्यापक जो निर्मित करता है वो होता है, दो तरीके की हुआ करता है। अध्यापक निर्मित का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हैं 10th और 12th में होने वाले बोर्ड के पहले जो आपका प्री बोर्ड हुआ करता है। प्री बोर्ड क्या करता है, उसमें टीचर आपका पेपर सेट करता है और वो हमेशा क्या करता है बोर्ड एग्जाम से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन पेपर सेट करता है। तो ये क्या होता है, ये टीचर अध्यापक ने सेट किया अपने हिसाब से बालकों के मूल्यांकन के लिए। और एक हुआ जो पहले से ही इनबिल्ट था एक लेवल जिसमें सेट था, जिसको हम बोर्ड एग्जाम वही बोल रहे थे। दूसरा होता है अभिलेख, यानी कि रिकॉर्ड्स के माध्यम से, यानी कि जो विद्यार्थियों की जो गणित की कॉपीज है उन सब का क्या करना चाहिए, हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए, है ना। उनके रिकॉर्ड रखने से अगर उन तो बाद में जब अध्यापक उस रिकॉर्ड को देखेगा तो उसको देखने के बाद बालकों के अंदर की रुचि क्या है, दृष्टिकोण क्या है, अनुभूति क्या है, इन सब का मूल्यांकन कर सकता है। और कक्षा या घर में जो कक्षा या घर का जो काम उसको मिल रहा है जिस कॉपी में या जिस कॉपी में वो कर रहा है ना, इसको भी अभिलेख का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसीलिए आजकल प्राइवेट स्कूल्स में इंसेप्शन होता है, INCEPTION इंसेप्शन हुआ करता है। ये इंसेप्शन में क्या होता है कि सारी बच्चों की सारी कॉपीज जाती है, प्रिंसिपल खुद उस चीज़ को अवलोकित किया करता है। तो ये आजकल प्राइवेट में भी शुरू हो गया है। तो ये रिकॉर्ड्स रखना भी मूल्यांकन के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसके अलावा अगर मौखिक परीक्षाओं की बात करें तो मूल्यांकन के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीका है। ये मौखिक परीक्षाएं तब हुआ करती है, मतलब हम मौखिक परीक्षाओं में किसी भी छात्र के उस पक्षों का मूल्यांकन किया करते हैं जिन्हें हम लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं माप सकते हैं, लिखित परीक्षाओं के माध्यम से हम नहीं जान सकते। इस परीक्षाओं में हम लोग या अध्यापक मौखिक प्रश्न पूछता है, वाद विवाद करता है, विचार विमर्श करता है या बालकों द्वारा नाट्य प्रदर्शन को देखा करता है। तो ये सब में शामिल हुआ करते हैं। और गणित के जो मूल्यांकन में मौखिक परीक्षाओं का स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लिखित परीक्षाओं की कमियों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है ये मौखिक परीक्षाओं द्वारा ही संभव हो सकता है। और अगर निरीक्षण विधि की बात करें या ऑब्जर्वेशन विधि की बात करें तो गणित में निरीक्षण विधि द्वारा छात्रों की उपलब्धियों के विषय में साधारण जानकारी मिल सकती है ना। बालकों के संवेगात्मक स्थिरता यानी कि कॉग्निटिव स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा मेंटल परिपक्वता के बारे में बात कर सकते हैं, यानी मेंटल मैच्योरिटी की आप बात कर सकते हैं, उनके सोचने के तरीकों की जानकारी हमें मिल सकती है। उसके अलावा प्रतिदिन निरीक्षण से हमें ये भी पता चलता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है ना। उसके जो प्रश्न हल कर रहा है वो प्रश्न हल करने के तरीके को भी हम निरीक्षण कर सकते हैं। जब कोई भी बालक किसी भी गणित के सवालों को या प्रश्नों को हल करता है तो टीचर उसका क्या करता है, निरीक्षण करता है या अवलोकन करता है। और अवलोकन करके वो ये देखता है कि बालक कितनी शीघ्रता के साथ, कितनी तेजी से, कितनी स्वच्छता और शुद्धता के साथ, कितनी एक्यूरेसी के साथ वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है या कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये अवलोकन के द्वारा ही क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के जो अन्य गुण हैं दोस्तों, जैसे कि आत्मविश्वास ले लो, चिंतन ले लो, विवेक ले लो, कल्पना ले लो, तर्क ले लो या सूझ ले लो या भावात्मक विकास ले लो, इन सभी का मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट तरीका है हमारा प्रयोगात्मक परीक्षाएं यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे गणित के आप ले लो, ज्यामिति ले लो, ज्योमेट्री ले लो, ट्रिग्नोमेट्री आप ले लो। तो ये सभी विषय ऐसे उप विषय होते हैं जिनमें प्रयोगात्मक कार्य द्वारा प्रत्ययों को या संकल्पनाओं को, मतलब कॉन्सेप्ट को या हाइपोथेसिस को स्पष्ट किया जा सकता है या स्पष्टीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा जो आप क्षेत्रफल ले लो, ऊंचाई ले लो, दूरी ले लो, ये सब भी कुछ उप विषय हैं जो
प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से हम इनको अवलोकित कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रयोगात्मक कार्य ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ करता है और गणित में इन परीक्षाओं का भी स्थान दिया जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर प्रश्नावली यानी क्वेश्चन की हम बात करें तो जब अध्यापक समय के कमी के कारण मान लीजिए किसी तरीके का, देखिए बहुत सारे निरीक्षण हमने बता दिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या होता है अध्यापक में अगर समय का अभाव हुआ, वो किसी निरीक्षण को या फिर साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग नहीं कर पाता है या मौखिक टेस्ट नहीं ले पाता है, तो अध्यापक क्या करता है प्रश्नावली विधि का प्रयोग कर सकता है। इसे विद्यार्थियों के अंदर क्या होती है, एक स्लिप देगा या एक क्वेश्चन पेपर देगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे उसमें लिखे हुए रहते हैं, उसको सभी बालकों को एक एक करके बांट देगा और उस पर क्या होगा, बालक को उस आंसर शीट पे, उसका आंसर शीट जो होगा या क्वेश्चन पेपर पे ही जहां उसको आंसर लिख करके और ऑन द स्पॉट उसको टीचर को ही जमा करना होता है। तो इस प्रविधि से भी विद्यार्थियों में गणित की कितनी रुचि है या उनकी दृष्टिकोण कैसे, अनुभूति कैसी है, उनका व्यक्तित्व के गुण कैसे हैं या उनके जो व्यवहारिक परिवर्तन है उन सब का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। देन आता है सबसे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। साक्षात्कार द्वारा देखिए दोस्तों विद्यार्थियों की गणित की रुचि का विकास या फिर दृष्टिकोण बोले या आत्मविश्वास कहो या फिर बौद्धिक स्तर कह लो या गणित के ज्ञान प्रयोग की बात करें, इन सभी का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। और मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार के उद्देश्यों में अधिक अंतर नहीं हुआ करता है। लगभग मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार अप्रॉक्सीमेट सेम ही होते हैं एक छात्र के लिए, एक बालक के लिए। अब गणित शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप अभी पढ़िएगा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाया होगा। इन्हीं तथ्यों में से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आते हुए नजर आएंगे। अभी देखिएगा सीटेट में खासकर गणित की गणनाओं क्या है, गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है। मैथ इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। और आर्यभट्ट ने क्या किया था, सबसे पहले दशमलव प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मान दिया था। गणित शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर प्रमुख उद्देश्य है माप तौल की इकाइयों और उनके व्यवहारिक उपयोगों को सीखना है। और माध्यमिक स्तर की बात करें तो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य गणना संबंधी दक्षता का विकास करना है। उसके अलावा विश्लेषण विधि में प्रयुक्त गणित सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर है। ध्यान रखिएगा ये डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा, आपने देखा होगा गणित सूत्र विश्लेषण विधि में प्रयुक्त गणित सूत्र किसके लिए है, तो 4 ऑप्शन था, उसमें सही उत्तर हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। और गणित शिक्षण में ही संश्लेषण विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। विश्लेषण अज्ञात से ज्ञात की ओर और संश्लेषण ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। संश्लेषण विधि का मतलब यही होता है कि किसी साध्य के विभिन्न अंगों को एकत्रित करना और एकत्रित करके लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाना। सामान्य से विशेष की ओर सूत्र का अनुसरण निगमन विधि में किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा दोस्तों पाठ योजना शिक्षक के उन कार्यों का एक समूह है जो लिखित प्रारूप में होता है जिसे उसे कक्षा में क्रियान्वित करना होता है। और इकाई योजना का प्रवर्तक मॉरिसन है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बना है कि इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है, तो मॉरिसन है। और हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली के 5 पदे निम्न है। और देखिए ये भी डायरेक्टली बना हुआ क्वेश्चन है कि पंचपदी प्रणाली किसने दी है, तो हर्बर्ट ने दी है। और ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बना हुआ है आपके ये DSSB में कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली को है ना सुलेमित कीजिए, या फिर एक उल्टा सीधा सीक्वेंस दिया था, उसको सही सीक्वेंस में लगाना था। पहला था तैयारी मतलब कि प्रस्तावना या उद्देश्य कथन, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण, पांचवा अनुप्रयोग। इसके सीक्वेंस का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होने पाए। इसका नाम याद रखिएगा, पंचपदी प्रणाली किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। क्वेश्चन कई बार इसमें से डायरेक्टली बने हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये चीज़, है ना। मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते हुए चलिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करते हुए चलिएगा। हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर आज कर देंगे, दोबारा आपको मैथ्स पेडागॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है हमारी। फिर आते हैं नेक्स्ट, पाठ योजना के प्रमुख भाग निम्न है। कौन कौन से? शिक्षण क्रियाएं हैं, विधि या प्रविधि सहायक सामग्री, मूल्यांकन, छात्र क्रियाएं, सीखने के उद्देश्यों का वर्णन, पाठ्य वस्तु संबंधी शिक्षण बिंदुओं का वर्णन,
और खासकर अगर हम बात करें शिक्षा के, तो शिक्षा के 3 अंग हम लोग मानते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के 3 अंग है कौन? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान। कहता है धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं से बनी हुई संख्या को मिश्रित संख्या बोलते हैं। मतलब ये भी डायरेक्टली बना हुआ क्वेश्चन है, कम ऑन, एकदम प्यार से ध्यान से देखते हुए। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं से बनी हुई संख्या को हम मिश्रित संख्या बोलते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा समाज दोनों ही आधारों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा की प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाया जाता है। मतलब यही है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। वही एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी ह्यूमन बींग्स या समाज दोनों के आधारों को हम लोग दृष्टिगत रखते हैं, सामने रखते हैं, और शिक्षा की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग बनाया करते हैं। मतलब मूल्यांकन के द्वारा पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव है। ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन है? बीएस ब्लूम है। ये भी एग्जाम में बना हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके, उसमें एमपी टेट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन है? बीएस ब्लूम है। मूल्यांकन की 4 प्रविधियां भी निम्न है दोस्तों। पहला है परीक्षा प्रविधि, क्रम निर्धारक मान, तीसरा अवलोकन, चौथा है प्राप्तांक। इसमें भी आपके टीचिंग एग्जाम में बनने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसको दे देगा आपको सीक्वेंस सही करने का। सीक्वेंस का बहुत खास ध्यान रखिएगा। परीक्षा विधि का क्रम निर्धारण मान, अवलोकन और प्राप्तांक पत्र। मूल्यांकन की मुख्य विशेषता दोस्तों ये भी है कि वह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया हुआ करती है। और परीक्षा प्रविधि को हम लोग इस तरीके से हम बोल सकते हैं, 3 प्रकार से ले सकते हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। इस 3 तरीके से हम लोग परीक्षा प्रविधि को हम लोग बोल सकते हैं या परीक्षा की जाती है। जिन बालकों में सामान्य बालकों से कुछ अलग या कुछ भिन्नता या कुछ डिफरेंट पाया जाता है या कुछ डिफरेंट एबिलिटी या विशेषताएं पाई जाती है, उन्हें हम लोग विशिष्ट बालक बोलते हैं। मतलब जो सामान्य बालक से हट करके किसी भी प्रकार की विशेषता है, अगर उसमें या तो वो बहुत तेज़ है, या वो बहुत बालक मंद है, या उसे कम सुनाई देता है, या कम बोल पाता है, शुद्ध नहीं बोल पाता, लिखने में कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, सामान्य बालकों वाले लक्षण नहीं है, उसके अलावा कोई भी आपको लक्षण दे दे, वो सब के सब विशिष्ट बालक में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन फंसाता है, बहुत अच्छे तरीके से फंसाता है। सामान्य बालक का लक्षण छोड़ करके, है ना, कोई भी डिफरेंट टाइप के लक्षण लिख देगा, पूछेगा निम्न में से विशिष्ट बालक कौन है या कौन नहीं है। तो दोस्तों सामान्य बालक छोड़ करके कुछ भी अगर उसमें डिफरेंट पाया गया तो विशिष्ट बालक में आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। फिर कहता है जिन बालकों में सामान्य बालकों से कुछ अलग, विशिष्ट बालकों के प्रकार इस तरीके से: प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि तथा समस्यात्मक बालक। ये 4 प्रकार के विशिष्ट बालक पाए जाते हैं। जो बालक कक्षा में छात्रों से पीछे रहता है उसे हम लोग पिछड़ा बालक बोलेंगे। वो बालक जो बाकी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा कम सीखता है या देर में समझता है या मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, उसे हम लोग मंद बालक या मंद बुद्धि बालक बोलते हैं। ठीक है ना। समस्यात्मक बालक उन बालकों को बोलेंगे जिनकी वजह से पूरी कक्षा डिस्टर्ब रहती हो या वो जिसके कारण से एक नई समस्या बन जाती हो, उसे समस्यात्मक बालक बोलते हैं। और जो शारीरिक रूप से जो बालक विकलांग है या अपाहिज है, जैसे कि अंधा हो, बहरा हो, बोलने में असक्षम हो, ठीक है ना, ये सब बालक भी आपके विशिष्ट बालकों में ही आएंगे। और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आवश्यकताओं से वंचित रहने वाले बालक वंचित बालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो विशिष्ट बालक में नहीं आएंगे। जो सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको हम लोग वंचित बालक बोलेंगे, ना कि विशिष्ट बालक बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। वे बालक जो सामान्य बालकों की सभी बातों में श्रेष्ठतर होते हैं उन्हें हम लोग प्रतिभाशाली बालक बोला करते हैं। और प्रतिभाशाली बालक भी 2 प्रकार के हुआ करते हैं। पहले तो वो जो असाधारण बुद्धि वाले हुआ करते हैं, जिनकी बुद्धि असाधारण होती है। दूसरे वो होते हैं वे जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में विशेष योग्यता रखा करते हैं। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, 70 से कम है, मतलब किसी भी बालक का IQ लेवल अगर 70 से आपका कम है तो उस बालक को हम लोग मंद बुद्धि बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंद बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? 70 है। और तेज बालक की कितनी होती है? लगभग 110 या उससे ऊपर हुआ करती है। 90 to 110 के बीच में रहती है तेज बालकों की बुद्धि लब्धि। और जो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना होता है। ये होता है निदानात्मक परीक्षण।
इसका उद्देश्य हम लोग क्या करते हैं, जो भी अधिगम जो भी लर्निंग हम करा रहे हैं उसको बहुत इफेक्टिव बनाया जा सके, बालक अधिक से अधिक सीख सके। अब बात करें अगर हम लोग अध्यापन विधियों की बात करें तो गणित में क्या है, अध्यापन की तो बहुत सारी विधियां हैं दोस्तों, लेकिन अध्यापक को हर उस विधि से परिचित रहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए होता है ताकि ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि एक कक्षा में अलग अलग तरीके के बालक होते हैं, अलग अलग मानसिक क्षमता के, मानसिक परिपक्वता के बालक होते हैं, इसलिए अध्यापक को ये सभी विधियां आना जरूरी है ताकि जैसी ज़रूरत हो वैसी शिक्षण विधि का प्रयोग या अध्यापन विधि का प्रयोग करके, है ना, बालकों में स्थायी ज्ञान दे सके। या फिर गणित शिक्षण विधियों के गुण व दोष का ज्ञान एक भावी अध्यापक के दृष्टिकोण को विस्तृत कर दिया करता है और उसकी अध्ययन प्रक्रिया को संकुचित होने से बचाता है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अध्यापक को निर्णय करने में सक्षम होता है कि अध्यापक को किस बालक को कौन सी विधि में कब समझाना है और कैसे उपयोग करना है उस विधि को। तो ये जो हम अध्ययन देखते हैं, अध्ययन विधियों को हम लोग निम्नलिखित तरीके से जान सकते हैं। उनके कुछ नामों को अगर हम लोग देखें दोस्तों तो आता है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुसंधान विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, योजना विधि, समस्या विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि और सर्वोत्तम विधि। सर्वोत्तम विधि के अलावा एक होता है उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं जिसको हम लोग। ये एक ऐसा शिक्षण हुआ करता है जो छात्र के निदानात्मक परीक्षणों के पश्चात उसकी कमजोरी और अधिगम रिक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है। मतलब उपचारात्मक का मतलब भी समझ लीजिए दोस्तों, उपचार करना। उपचार करने का मतलब को जब आप निदानात्मक परीक्षण कर रहे होते हैं उसके बाद छात्रों में अगर किसी तरीके की कोई समस्या आती है, उस समस्या को आप दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, कोई ना कोई उपचार ढूंढा करते हैं। तो यही होता है उपचारात्मक शिक्षण हुआ करता है, जो किसी बालक के समस्याओं को या कमजोरियों को या अधिगम में जो रिक्तियां हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयोग किया करते हैं। अगर उपचारात्मक शिक्षणों के उपाय की अगर हम बात करें तो यह शिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हुआ करता है, क्योंकि शिक्षक हर एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उसकी कमजोरियों को दूर कर सकता है। लेकिन अभी क्या है, अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उसके अलावा जो वर्तमान हमारी शिक्षा व्यवस्था है या विद्यालय व्यवस्था है उसमें हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान दे पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बालकों की संख्या वहाँ ढेर होती है, ज़्यादा होती है। इसका सरल समाधान हम लोग ये होता है कि समान अधिगम रिक्तियों के जो छात्र हैं, समान अधिगम रिक्तियों के छात्र हैं, मतलब एक जैसे मेंटल एबिलिटी वाले छात्रों क्या कर दो, छोटे छोटे ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करके उसको रख दिया करते हैं या विभाजित कर दिया करते हैं, जिसको हम लोग उपचारात्मक शिक्षण कहा करते हैं। और क्या करते हैं, छात्रों को जिस समूह को या छात्र के जिस समूह को किसी विशेष प्रकरण में भी कुछ नहीं आता है, मतलब कोई भी ऐसा छात्र ले लो या कोई 2-4 छात्रों का ऐसा ग्रुप बना लो जिनको आपने बहुत कुछ दे दिया हो और बहुत सारी चीज़ें सिखाने के बाद भी अगर उनमें कोई विशेष सुधार नहीं आ पा रहा है तो उनको क्या करो, छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या कर दो, डिवाइड कर देते हैं हम लोग। बात को समझिएगा, डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसे आधारभूत संपत्तियों को सबसे पहले स्पष्ट किया जाता है, फिर उसे उन समूहों को साथ मिला करके उपचारात्मक शिक्षण भी दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, अधिगम रिक्तियाँ आधारभूत संप्रत्यय के अलावा अन्य संप्रत्यय कोई और नहीं होनी चाहिए, केवल रिक्तियाँ आधारभूत संप्रत्यय ही होना चाहिए। या किसी प्रकरण या पाठ में कुछ ऐसे कठिन भी संप्रत्यय हुआ करते हैं। संप्रत्यय मतलब क्या, कठिन टॉपिक्स जिसको हम कह सकते हैं। कुछ ऐसे कठिन टॉपिक्स होते हैं जो पूरी की पूरी क्लास को ही नहीं समझ में आया करता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि पूरी क्लास को ही नहीं समझ में आ रहा, तो उस समय को अध्यापक क्या कर सकता है, सभी बालकों को या सभी समूहों को एक साथ बिठा करके कक्षा में डायरेक्टली भी समझा सकता है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जो निदानात्मक परीक्षण है या उपचारात्मक परीक्षण का हम लोग उपयोग करके बालकों को अधिगम में पिछड़ने या जो पिछड़ रहे हैं, जो उनके लर्निंग में या फिर जो उनके भ्रांति, उनके अंदर जो शंकाएं हैं, कन्फ्यूज़न है, या उनके अंदर जो निराश होने की जो प्रवृत्ति है, उन सब से हम उनको बचा सकते हैं। और शिक्षण अपने अधिगम प्रक्रिया को बालक के लिए अधिक उपयोगी बना सकता है और बालकों में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। एंड दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आ गई ये वीडियो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा आप बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो और भी पेडागॉजी सेक्शन है वो भी देख लीजिएगा, इसकी पहली पार्ट भी देख लीजिएगा और आगे की पार्ट भी हम लेकर के आने वाले हैं। और अगर आप
आप इन सभी वीडियोस के जो अगर आप लिंक या पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 7268009584 इन नंबरों पे आप हमको कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसमें हम आपको डेली का न्यूज़पेपर, डेली का करंट अफेयर, डेली की जो वीडियोस बन रही हैं उन सभी वीडियोस की PDF और GS और GK के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो करंट में जो मैटर है उन सभी को हम कवर किया करते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस ग्रुप में भेजी गई चीज़ें बहुत ही बहुमूल्य होती है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा ये लक्ष्य है कि हम आपको कुछ क्वालिटेटिव दें, आपको कुछ नया हम डे बाय डे सिखाते रहें ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से अग्रसर हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस साथ मैं अंत करता हूँ वीडियो का। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।